हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं सराव प्रश्न संच क्रमांक 1। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे स्कूलों में सराव परीक्षा शुरू हो चुकी है। ठीक है, 2024-25 में सराव प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, उसका एग्जाम हो रहा है। तो उसमें पहला प्रश्न पत्र प्रश्न संच जो एक है, उसका जो मैथ्स 1 का क्वेश्चन है, खास करके 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, आज हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो सवाल हैं, उसमें बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, लिखने का स्टाइल या पैटर्न कैसा होना चाहिए। अगर हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सवाल भी यदि करते हैं तो कम से कम 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक, देखो कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखो, अर्थात ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में जो है 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स। करेक्ट। ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एक वाले, पहला क्वेश्चन दिया है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, इसका सामान्य स्वरूप लिखो, ऐसा आया हुआ। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ए है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, बी है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सी दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, और डी दिया है 4y माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एग्जैक्टली आंसर कौन सा है वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से इसको कहीं हल करेंगे और इसमें कौन सा आंसर है हम उसको यहां पर लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ए में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, राइट, विकल्प वाले क्वेश्चंस होते हैं, ओके, इसमें यह एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप इसको हल करो। क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ का, उसके पहले वाले का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, उसको सिर्फ यहाँ पर जो आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है ना, अ का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो पता कैसे चलेगा कौन सा है? यहाँ लिखा है, इसमें देखो 2 चरांक हैं, एक्स और वाई। ठीक, तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरणों का जो सामान्य स्वरूप है वो हमको याद होना चाहिए। और आपको मालूम है, एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप रफ वर्क में कहीं पर कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरणों का सामान्य स्वरूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं। आई बात समझ में? ये रियल नंबर्स है। अब मुझे बताइए, यहां पर चर लिया है x और y, यहां पर आप देख सकते हो x और y। इन जो पद हैं 3x 4x 12, हम क्या करेंगे, इसको बराबर के बाईं तरफ लेके आएंगे और इसके स्वरूप में लिखेंगे। ठीक है, तब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आएगा। ओके, तो हम ये लिखते हैं, देखो 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, यही दिया हुआ है। क्या काम करो, सबको बाईं तरफ लेके आओ, जैसे यहां पर दिया हुआ है। 3x इधर लेके आओगे माइनस 4y, माइनस 12 को इधर लेके आओ प्लस 12 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, 0। आप देख सकते हो इस समीकरण को, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हमने इसके सामान्य स्वरूप में लिख दिया। ठीक है, यहां देख सकते हो 2 चरांक वाले समीकरण को या रेखीय समीकरण को, ओके, सामान्य स्वरूप में लिखने पर, सामान्य स्वरूप में यदि लिखा जाए तो क्या आया है, यहां देखो आया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं। तो यहां पर ये देखिए कहां पर है, पहला वाला नहीं है, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाला आंसर आया, राइट। तो आपको उत्तर में से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 अ का पहला सवाल है, ऑप्शन क्या आया, बी। यहाँ पे आपको विकल्प लिखना है बी, बस
यही आपको करना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा सवाल दिया है, ठीक है, दूसरा सवाल जो दिया है यहां पर आप देख सकते हो, उसमें लिखा है अंकित मूल्य, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू 75 रुपए है। तो निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? क्या कहता है, कोई शेयर है जिसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू, उस पर जो अंकित होता है मूल्य वो वैल्यू, वो 100 रुपए है, लेकिन जिस रेट पर उसको बाजार में बेच रहे हैं वो ज्यादा भी हो सकता है और कम हो सकता है, मार्केट के हिसाब से है। तो 100 रुपए वाले संकित मूल्य 100 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 75 रुपीज है। तो निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? पहला लिखा है यह शेयर 175 रुपए अधिमूल्य पर है, अर्थात प्रीमियम पर है, ऐसे कहता है। दूसरा कहता है बी, यह शेयर 25 रुपए अवमूल्य पर, मतलब ये डिस्काउंट पर है। सी कहता है यह शेयर 25 रुपए अधिमूल्य पर है, और डी कहता है यह शेयर 75 रुपए अवमूल्य पर है। तो हमें निकालना पड़ेगा, आपको क्या है उत्तर में सेकंड वाले में आपको लिखना है ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। जो भी आंसर आता है आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, पर्याय ऑप्शन सिर्फ लिख देना, ए बी सी या डी। चलो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसको कि कौन सा आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई शेयर जिस पर शेयर पर जो अंकित मूल्य होता है 10 रुपए होता है, 1 रुपए होता है, 5 रुपए होता है, 10 रुपए होता है, 50, 100, जो भी अंकित मूल्य है, ओके, उसको कहते हैं अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। लेकिन इस शेयर जब मार्केट में बेचा जाता है, जिस रेट पर बेचा जाता है उसको कहते हैं बाजार मूल्य। वो मार्केट के हिसाब से तय होता है, मार्केट अप गया रेट बढ़ गया, मार्केट डाउन है रेट घट गया, जो भी चीजें हैं। तो यहां पर कहता है कि यदि आप देखो बाजार मूल्य, पहला, यदि बाजार मूल्य, यदि बाजार मूल्य बड़ा है किससे, अंकित मूल्य से, बाजार मूल्य बड़ा है किससे, अंकित मूल्य से, तो बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू, अंकित मूल्य, तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया 100 रुपए अंकित मूल्य है, बाजार मूल्य उस पर ज्यादा बेच रहा हूं, मान लीजिए 150 रुपए के बेच रहा हूं, ठीक है, तो 100 रुपए वाला शेयर मैं 150 का बेच रहा हूं, तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 50 रुपया, ठीक है। तो हम कहते हैं इसमें मुझे फायदा हो रहा है, अर्थात यह शेयर अधिक मूल्य पर है, अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो कितना हो रहा है, हम कह सकते हैं ये अधिक मूल्य पर, किस पर है, अधिक मूल्य पर है, अधिक मूल्य। तो अधिक मूल्य कितना आएगा, अधिक मूल्य बराबर हो जाएगा किसमें से, कौन सा, बाजार मूल्य बड़ा है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य, है ना। अधिमूल्य जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, अधिमूल्य मतलब प्रीमियम, ओके, तो यहां पर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सेकंड, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रीमियम कैसे निकालोगे, प्रीमियम कैसे निकालोगे, बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ऐसे निकालते हैं। सेकंड कहता है, मैंने बोला ना बाजार मूल्य अंकित मूल्य से बड़ा है। अब वापस वही केस देखिए, वही कर लेगा, यदि शेयर का अंकित मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, रेट डाउन हो गया, मैं उसको, मुझे 80 रुपए में बेचना पड़ रहा है, 100 रुपए वाले शेयर को मुझे 80 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो 100 से ज्यादा बेच रहा हूं या कम बेच रहा हूं, ऑब्वियसली कम बेच रहा हूं, तो हमारा जो मार्केट वैल्यू है घट गया, और क्या ज्यादा हो गया, अंकित मूल्य। तो दूसरा ऐसे बोलो, यदि अंकित मूल्य शेयर का, ठीक है, यह बड़ा हो गया किससे, बाजार मूल्य से, ठीक है, तो यह शेयर जो है अवमूल्य पर हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, अवमूल्य, मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्काउंट पे हो जाएगा, ओके। तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट अर्थात अवमूल्य, अवमूल्य बराबर हो जाएगा, बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा हुआ, अंकित मूल्य, यहां पे आएगा
अंकित मूल्य माइनस बाजार मूल्य। ठीक है। तीसरा केस देखिए, यदि अंकित मूल्य शेयर का 100 रुपया है, यदि अंकित मूल्य शेयर का 100 रुपया है, उसी रेट में जा रहा है, तो बाजार मूल्य अंकित मूल्य दोनों कैसा है, समान है, तो यहां पर शेयर जो है सम मूल्य पर कहलाता है, मतलब समान मूल्य पर है, अर्थात शेयर इज एट पार। क्या हो जाता है, मैंने आपको क्या बताया, यदि अंकित मूल्य ना बराबर हो जाएगा बाजार मूल्य के, तो ये शेयर जो है सम मूल्य पर कहलाता है, मतलब शेयर एट पार, ऐसे कहलाता है। ओके, अब मुझे यहां पर बताइए, हमें यहां पर देखना है कि अंकित मूल्य फेस वैल्यू दिया है 100 ना, अंकित मूल्य दिया है 100, शेयर का बाजार मूल्य दिया है 75, बाजार मूल्य है कितना, 75, कौन सा बड़ा है, अंकित मूल्य बड़ा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अंकित मूल्य बड़ा है किससे, बाजार मूल्य से, है ना, बाजार मूल्य से बड़ा है, तो अंकित मूल्य बाजार मूल्य से बड़ा है, देखो यहाँ पर अंकित मूल्य बाजार मूल्य से बड़ा है, तो ये अवमूल्य पर कहलाता है, कितना हो जाएगा, अवमूल्य पर। तो कैसे निकालेगा अवमूल्य, अवमूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बाजार मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया, माइनस बाजार मूल्य कितना है 75 रुपीज, कितना आएगा 75 रुपया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अवमूल्य हो जाएगा कितना 25 रुपया। तो यहाँ देखिए अवमूल्य 25 रुपये कहां पर है, पहला देखो यह शेयर 175 रुपए अधिमूल्य पर है, ये होगा नहीं, सेकंड यह शेयर 25 रुपए अवमूल्य पर है, देखो 25 रुपया अवमूल्य निकाला हमने, तो ये आपका बी आ जाएगा आंसर। तो कैसे लिखो यहां पर आंसर में विकल्प आएगा बी। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अगले सवाल पे जाते हुए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अ, तीसरा सवाल क्या दिया है, एक पासा फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर 3 से कम संख्या आने की संभाव्यता डैश होती है। कहता है एक पासा फेंका गया, एक पासा मतलब डाइस, जो लूडो वगैरह गेम में आप खेलते हो ना, जो गोटी रहती है उसपे कौन सा नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, वही है आपका पासा अर्थात डाइस। कहता है 3 से कम संख्या आने की संभाव्यता क्या होती है, तो यहां पर आंसर है ए का 1/6, बी का 1/3, सी 1/2, डी का 0। ओके, तो इस प्रकार से हमें, अगर आपको आंसर आता है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप इसको रफ वर्क में हल करके आंसर प्राप्त कर सकते हो। मतलब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता निकालनी है। ठीक है, देखते हैं कि उत्तर में क्या आएगा, एक्सप्लेन करते हैं। एक पासा फेंकने पर, यहां लिखो एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, एक पासा उछालने पर, ठीक है, सबसे पहले आएगा सैंपल स्पेस। ओके, मतलब नमूना अवकाश, लिखते हैं नमूना अवकाश, हम इसे दिखाते हैं एस अर्थात सैंपल स्पेस से, इस प्रकार से बराबर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट डालना है। अब बताइए जब हम डाइस फेंकेंगे, इस प्रकार देखो डाइस है आपका, पासा है, देखो ऊपर 1, यहाँ 2 3, है ना, 4, फिर फ्रंट बैक 5 6 ऐसे आता है, क्या क्या आ सकता है इसमें 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है। अब इसमें देखो कितने घटक हो गए, देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स आप प्लीज बनाइएगा। ओके, अब कितने घटक हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब एस में घटकों की संख्या, काउंट करो, ऑब्वियसली 6 आता है तो आप 6 लिखोगे। उसके बाद लिखता है, कहता है कि फेंकने पर 3 से कम संख्या आने की संभाव्यता, 3 से कम संख्या आने की संभाव्यता,
संभाव्यता निकालने के पश्चात, प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले, संभाव्यता निकालने के पहले हम इसकी घटना लिखते हैं। माना ए ना 3 से कम संख्या आने की घटना है, पहले संभाव्यता नहीं निकालना, पहले घटना निकालना है। मतलब ए में, अब मुझे बताइए ऐसे ब्रैकेट बनाना, ए इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट, ए में 3 से कम संख्या, 3 इधर है, उससे कम संख्या कौन सा दिख रहा है, 2 है, 1 है, मतलब 1 और 2 ये आ सकता है। अब लिखो 1, 2 है ना। अब उसके बताइए ए में कितने घटक हो गए, 2 घटक, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 2, यहां तक आ गया। n ऑफ a इज इक्वल टू 2। अब हमें संभाव्यता निकालनी है, ठीक है। संभाव्यता जब भी आए तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसका निकालना है, a का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a मींस pa, ये फॉर्मूला हो जाता है इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, na बटे ns, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना अक्सर ये देखो उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो pa निकालते हैं ना, pa इज इक्वल टू उल्टा करते हैं, ऊपर ns कर देंगे, नीचे na कर देंगे, जो कि गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, s को नीचे रखना है, बड़ी संख्या हमेशा नीचे आएगी, छोटी संख्या ऊपर आएगी हमेशा। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू na, na कितना आया हमारा 2, और ns कितना आया हमारा 6, कटता है तो काट दीजिए, ओके। कैसे कटेगा देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो p ऑफ a कितना आया, p ऑफ a आ गया 1/3। ये देखो हमने हल करके निकाला 1/3। अगर डायरेक्टली आपको आता है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन लिख सकते हो। तो 1/3 कौन सा है, a है, b है, c है, d है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो b, तो ऑप्शन में आपको लिखना है b, दैट्स ऑल, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अ का सवाल है, चौथा सवाल लिखा है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी में संचयी बारंबारता मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए होता है। क्या क्या है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, या इनमें से सभी। इसका आंसर जानने के लिए आपको माध्य का जो आप सारणी बनाते हो माध्य निकालने के लिए 3 विधियों से अलग अलग, क्या माध्य में हम संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। माध्य को जो अलग अलग विधि से निकालते हैं उसमें जो हम सारणी टेबल बनाते हैं, क्या उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई कॉलम है संचयी बारंबारता का, आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे उसमें नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे माध्यिका अर्थात मीडियन, माध्य मतलब मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ में माध्यिका में यदि आप देखोगे तो संचयी बारंबारता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का उस टेबल में एक कॉलम है, जबकि बहुलक में नहीं है। तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया माध्यिका, तो उत्तर के सामने आप ऑप्शन लिखोगे बी, इस प्रकार से ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न 1 का ब सवाल। अभी हमने प्रश्न पहले का अ में देखा 4 टाइप के क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे, अलग अलग 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें हमने बताया आपको कि आंसर डायरेक्टली आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, वो नहीं लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर पहले का ब है उसमें एक एक नंबर के 4 सवाल आते हैं जो कि 4 मार्क्स से हैं, इसको आपको हल करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, इसको आपको हल करना है। पहला सवाल दिया है वर्ग समीकरण 4m² इज इक्वल 2m² माइनस 7, इसकी मानक रूप से तुलना करके एबीसी का मान हमें लिखना है। तो समीकरण क्या है, 4m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 7, इसको सबसे पहले हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के पहले हम क्या करते हैं, सभी यहाँ पर जो सवाल दिया है जो सभी पद हैं उसको बराबर के बाईं तरफ लेके आओ, हल करिए, उसको लेके आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से ही है 4m² लेफ्ट हैंड साइड में,
2m² को इधर ले आया, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा -2m², इधर 7 को लेके आओ +7, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो आएगा 0। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसकी तुलना कर देते हैं ax² + bx + c = 0 से, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ पर इसका अगर इंडेक्स देखोगे, घात देखो, तो इसका घात है 2, इसका घात है 2, m का घात, राइट, मतलब ये समान पद है, ये समान पद है। तो हम क्या करेंगे, समान पदों को जोड़ा जा सकता है, समान पदों को घटाया जा सकता है। तो 4m² में से 2m² को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 4m² - 2m², 2m²। ये हल कर दिया, क्या आएगा +7 = 0। ठीक, अगर हम इसको मानक रूप में लिखें तो आएगा 2m², ठीक है, m², आपको मालूम है मानक के रूप क्या है, ax² + bx + c = 0। मतलब ये जो वेरिएबल है x का घातांक 2, फिर x का घातांक 1, यहाँ पे m का घातांक 2, m का घातांक 1 नहीं है, कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे +0 m घाते 1 या 0m +7 = 0, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी तुलना करो, अब देखो इसके मानक रूप में हमने लिख दिया, यहाँ लिखो वर्ग समीकरण की तुलना, वर्ग समीकरण की तुलना ना किसे करने पर, ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल m है, यही फर्क है। तो आपको वेरिएबल को इस प्रकार से ढक लेना है। क्या बचा यहाँ पर, a = 2, a = 2, कॉमा x और m को ऐसे ढक लेना है, सेम वेरिएबल। b = 0, कॉमा, और क्या आएगा, c के साथ क्या दिख रहा है, c = 7। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। क्या लिखा है, वर्ग समीकरण 4m² = 2m² - 7 की मानक रूप से तुलना करके, मानक रूप से पहले लिखा, फिर तुलना किया और एबीसी का मान हमने निकाल दिया। इस प्रकार आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 ब, ठीक है, इसका निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसको हमें क्या करना है, हल करना जरूरी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात करो। ये अंकगणित श्रृंखला है ना, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। जो पहला है पहला पद, जो अंतिम है अंतिम पद, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50 पद, 100 पद, ऐसे देगा तो 50वां पद बोलता, 100वां पद बोलता, ठीक है, 14वां पद बोलता, लेकिन अंतिम पद कौन सा है मालूम नहीं है, तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, nवां पद, यहाँ पर n तक जाता है, nवां पद, मतलब हमें पहला पद अर्थात t1 निकालना है और अंतिम पद मतलब nवां पद tn निकालना है। दो चीजें हमें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। लिखा है प्रथम पद, चलो t1, जिसको हम प्रथम पद अर्थात a से भी दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.6 पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है, t2 = 0.9, है ना, 0.9। हमें पहला पद निकालना है, आपको जैसे मालूम हो गया, a = 0.6 हो गया पहला पद। ओके, nवां पद नहीं मालूम है, तो nवां पद का फॉर्मूला आपको मालूम है, nवां पद के फॉर्मूले में हमें d की जरूरत होती है, हमको मालूम है nवां पद क्या होता है, tn = a प्लस ब्रैकेट n - 1 इंटू d। ये nवां पद है, तो हमारे पास a है ना, n संख्या नहीं है, कौन सा संख्या पे जाएगा, तो n ही लिखेंगे, और d तो हमें निकालना पड़ेगा, तो d कैसे आएगा, d जो कॉमन डिफरेंस है ना, अंतर है, सामान्य अंतर है, d = यहाँ पर लेंगे t2 माइनस t1। t2 कितना है 0.9, t1 कितना है 0.6, माइनस करो, 0.9 माइनस 0.6, 0.3, तो d का वैल्यू आ गया 0.3। उसके बाद क्या हमें निकालना है, ऑब्वियसली nवां पद, तो कैसे आएगा, tn = a का मान हमने निकाल लिया 0.6 प्लस n का मान हमें नहीं मालूम,
यही निकालना है, n-1। डी का मान हमको मालूम चल गया 0.3, तो दैट इज इक्वल टू 0.6 प्लस, अभी जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो n का गुणांक यहां पर 1 होता है, तो 1 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.3 आएगा 0.3n, मतलब इसका गुणा इसमें हो गया। उसी प्रकार ये माइनस आ जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो 0.3 में, 0.3, ये आ गया। आगे देखो 0.6 यहां पर दिया है, 0.6 यहां पर दिया है, 0.3 माइनस करना है इसमें, तो 0.6 में से 0.3 माइनस करोगे तो आएगा 0.3, ओके, प्लस ये है 0.3n, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हमें जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि 0.3n अलग है, 0.3 अलग है। तो क्या करेंगे, लास्ट में ये आंसर लिख देंगे, nवां पद tn इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.3n, तो nवां पद ये हो गया, ये nवां पद हो गया और आपका पहला पद हो गया, राइट। इस प्रकार इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का, ब का जो नेक्स्ट सवाल है हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये अक्सर आता ही है एग्जाम में, 1 मार्क्स का सवाल है। देखो कैसा लिखा है, पवन मेडिकल्स दवाइयों की आपूर्ति करते हैं, उनकी दुकान की कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर, क्या दिया, दर दिया है, जीएसटी की दर है 12%, ठीक है, दर हमेशा परसेंटेज में होता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर कितनी होगी, ठीक है। जीएसटी का दर क्या क्या दिया है, देखो कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर, जीएसटी की दर दिया है, कितना है, 12%, तो सीजीएसटी पूछा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर कितनी होगी, ऐसा पूछा है। तो हमको पता है कि जो जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, मतलब इस जीएसटी में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होता है, सेंट्रल सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, दोनों हाफ हाफ हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है। तो हमको पता है कि जितना सीजीएसटी है उतना ही क्या होता है, एसजीएसटी, दोनों इक्वल होता है। और सीजीएसटी दैट इज इक्वल टू एसजीएसटी, ये दोनों जो है हाफ होता है, किसका, हाफ किसका होता है, जीएसटी का। तो आगे आ जाएगा हाफ इंटू जीएसटी की दर कितनी है, 12%, काटो इसको, 2 1 जा 2 6 जा, तो आएगा 6%, अर्थात सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की दर हो जाएगी 6%। इस प्रकार से आंसर निकालेंगे। जब दर दिया हो अर्थात रेट दिया हो तो आपका रेट में आंसर आएगा, जब दर नहीं लिखा हो तो आपका अमाउंट जो रहता है, पैसे में वैल्यू आता है, वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर किस कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ दर दिया है तो दर का वैल्यू फाइंड आउट करो। थैंक यू। प्रश्न पहले ब का चौथा सवाल दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों को हल करो में है 40 से 50 का वर्ग माध्य ज्ञात करो, अर्थात हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो ये आपका एक क्लास दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है 40 to 50, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कोई भी जो वर्ग है, जो छोटा वाला संख्या होता है निम्न वर्ग सीमा कहलाता है, जो बड़ा होता है वो उच्च वर्ग सीमा, अर्थात ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो हमें वर्ग माध्य कैसे निकालना है हल में, वर्ग माध्य, वर्ग माध्य अर्थात क्लास मार्क बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, भाग देना है। निम्न वर्ग सीमा को क्या बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसा होता है, ओके। तो निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा, यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा में कितना लिया है 40 प्लस उच्च वर्ग सीमा कितना है 50 डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ दो
40 40 80 10 90 डिवाइड बाय 2, इसको अंदर आधा कर दो, काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 45। इसका हो गया वर्ग माध्य अर्थात क्लास मार्क बराबर हो गया 45। इस प्रकार का यह 1 नंबर का सवाल आपको आ जाएगा। कभी कभी पूछता है ऐसे 40 to 50 दे देगा या कोई भी वर्ग दे देगा, कहेगा इसका निम्न वर्ग सीमा बताओ, उच्च वर्ग सीमा बताओ, ठीक है, तो भी आपको ये, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इजीली आप इसका आंसर दे पाओ। अभी हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पेज पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है अ, इसमें भी है ब। इसमें कहता है निम्न में से कोई 2 कृति पूर्ण करो। 3 दिया होगा, 3 में से कोई 2 जो हमारा एक्टिविटी है वो हमें पूरा करना है। तो हर एक क्वेश्चन में 2, जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन में 2 मार्क्स आता है, तो 2 करना है तो 2 दूना 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर रहता है और आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एक्टिविटी सम वाला आपको जरूर करना है। पहला सवाल है किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a बराबर 6 दिया है, सामान्य अंतर था d बराबर 3 दिया है, तो S27 मतलब इस अंकगणित श्रृंखला के प्रथम 27 पदों का योगफल, S का मतलब सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट 27 नंबर्स, S27 ज्ञात करो। ये आपका दिया हुआ a = 6, d = 3, ओके, और S27 हमें निकालना है। इस प्रकार से आपका एक्टिविटी सवाल में 4 बॉक्स दिया, 1 2 3 4, Sn = n/2 ब्रैकेट डैश प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये दिया हुआ है। तो जैसे आपको मालूम है ये दिया है तो हमें इसका सूत्र लिखना है, आपको मालूम होना चाहिए सूत्र, Sn = n/2 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये वैल्यू पुटअप करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं कौन कौन सा आएगा। इसको वैल्यू पुटअप कीजिए। कहता है S27, तो यहाँ पे लिखो S27 = n की जगह लिखा है 27, तो यहाँ पे आएगा n की जगह 27/2, राइट, 2 इंटू a का मान कितना है 6, प्लस n का वैल्यू कितना निकाला हमने 27 -1 इंटू d का मान दिया है 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट 27/2, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 प्लस 27 -1 26 इंटू 3। अच्छा इस प्रकार हो तो ब्रैकेट जो हम हल करना है पहले मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 27/2 ब्रैकेट 12 प्लस 3 6 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, कितना आएगा नेक्स्ट 27/2, जोड़ दो 78 में 12 जोड़ दिया आया 90, राइट। अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे हटाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, राइट। नेक्स्ट कट्टा तो काटिए, कट्टा तो काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। नेक्स्ट आ गया आपका S27 = 27 इंटू 45। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे S27 = 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1215, 1215। अब देखो इसमें कौन कौन सा हम भरेंगे, कहाँ कहाँ भरेंगे, देखिए यहाँ पर अब तुलना कर लो इसकी। पहला लिखा है Sn = n/2 डैश मतलब सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर n-1 इंटू डी है, तो यहाँ पे क्या बचा 2a, तो आपको लिखना है 2a। नेक्स्ट अब कहता है S27 27/2 = बॉक्स इंटू 27 -1, ये वाला 27 -1 इंटू डैश, यहाँ देखो 27 -1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3, 2 इंटू 6 डायरेक्टली आप लिख दो 12, राइट। नेक्स्ट आ जाओ S27 = 27/2 इंटू डैश, S27 = 27/2 इंटू डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा 90, काटोगे तो आएगा यहाँ पर लास्ट वाला 1215। इस प्रकार आपको जो प्रत्येक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को आपको भरना है। जब आप भरोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ मैंने बॉक्स लिख दिया, राइट, आपके
पेपर में यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 बॉक्स है, तो प्रत्येक बॉक्स के लिए आधा नंबर मिलता है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। आप इसको सॉल्व करके भी इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको इसको लिख करके कैलकुलेट करके आप नंबर लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज 2 बीटा इज 5, मूल वाले समीकरण कौन से हैं? मूल वाले मतलब इसके रूट्स, इसका हल दिए हैं, इस मूल वाले रूट्स वाले समीकरण कौन से हैं, ये हमको बनाना है। यह कहता है आगे ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बॉक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जाता है। तो अल्फा और बीटा, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैं हल करता हूं तो जब मैं हल अलग से करता हूं फिर इसमें भर दूंगा। कैसे करता हूं, देखो हमको मालूम है जब अल्फा और बीटा वाले मूल वाले जब हमें समीकरण बनाना है तो इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो यही सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यही सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या आएगा बोलो, यहाँ बोलता है अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखना है 2 और बीटा की जगह क्या लिखना है 5, तो यहाँ आएगा 2 अल्फा, ये देखो प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या आएगा 5 प्लस है ना, ये एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 2 इंटू बीटा क्या है 5, ऐसा लिखा जाता है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है आपके पेपर में जो दिया हुआ है, यदि इसको इतना भर दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 1 2 3 4 4 बॉक्स है, प्रत्येक के लिए आधा आधा मार्क्स अर्थात 2 मार्क्स। लेकिन अगर आप आगे लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 7x प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपका समीकरण बन जाता है। लेकिन आपको यहाँ तक जो एक्टिविटी सवाल दिया हुआ है खाली इतना भर के क्या करना है, छोड़ देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 अ का थर्ड सवाल है, तीसरा, युगपत समीकरण अर्थात साइमल्टेनियस इक्वेशन आलेख विधि से अर्थात ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए सारणी को पूर्ण कीजिए, फिल दिस बॉक्सेस, ओके। समीकरण दिया है, इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो बेटा, ये समीकरण मैंने नीचे लिख दिया है, x का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का है 0, अर्थात x y का वैल्यू है पहले वाला 5 दूसरे वाला 0। आगे वाला बॉक्स देखो, x का वैल्यू निकालना है लेकिन y का वैल्यू दिया है -1, तो जो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, इस समीकरण में लिखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको इस समीकरण में रखो, y का वैल्यू कितना है -1, जब इसमें रख दोगे तो x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, हाँ y बराबर -1 रखने पर ना, रखने पर रखो यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिया है 5, सॉरी ये है 5, यहाँ पे नहीं रखा। अब x प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू 5, -1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाइए तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे है ऑलरेडी 5 -1 गया तो +1, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू 6, नीचे क्या आ जाएगा, हाँ जैसे मैंने पहले बताया हमेशा x का पहले आता है y का बाद में आता है, तो x का वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पे लिख दो 6, तो x और y का वैल्यू पहले का है 6 दूसरे का -1। वापस इस समीकरण में है ना, समीकरण क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके, ऊपर भी लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें y का वैल्यू हमें 3 रखना है तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का अपने आप आ जाएगा, तो y का रखना है, तो y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 रखने पर, देखिए यहाँ पर x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 5। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो 3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे है 5 प्लस 3 को वहां पे जाइए आ जाएगा -3, तो x विल बी इक्वल टू 5 - 3 इज 2,
x का वैल्यू कितना आया 2 आया। कब y का 3 रखने पर, y का 3 रखने पर x का वैल्यू आया है 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पहले x का वैल्यू लिखो 2,3। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 चारों बॉक्स के लिए आधा आधा नंबर मिलेगा, अर्थात ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यह आप हल करो, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप हल करो तो और अच्छी बात है, अगर लिख समझो हल नहीं कर पा रहे हो, लिख दे रहे हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ब का सवाल है। अ का तो हो गया, ब का है, कहता है निम्नलिखित में से कोई 4 उप प्रश्न हल करो। आपको 5 दिया होगा, 4 हल करना है। चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 हल करना है तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके पास समय है तो आपको 5 हल कर देना है। कहीं आपको 1-2 मार्क्स कम मिल रहा पहले वाले क्वेश्चन में, तो हो सकता है दूसरे वाले में पूरा मिला हो, तो पूरा आपको मार्क्स मिल जाता है, आपको फायदा हो जाता है। पहला दिया है 2y² - y + 2 = 0। इस समीकरण में विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट का मान हमें निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac, जिसको हम डेल्टा से भी दिखाते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो वर्ग समीकरण दिया है, अगर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करनी है, एबीसी का मान निकालना है, उसका वैल्यू पुटअप करना है, वही आपका डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक का मान होगा। यहां लिखो वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण क्या दिया है, 2y² - y + 2 = 0 की तुलना, यहां लिखता हूं, तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर ना। वर्ग समीकरण हम देख रहे हैं ऑलरेडी, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उससे तुलना कर ली। तो मुझे बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो y² x² दोनों वेरिएबल अगर आप ढक देते हो तो a के बराबर आता है 2, तो a विल बी इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, यहां पर कुछ नहीं है तो -1 होता है, -1 एंड c इज इक्वल टू 2। ए बी सी का वैल्यू ऐसा लिखना है। तो हमें बाद में क्या करना है, विवेचक का मान निकालना है। अर्थात यहां देखो विवेचक क्या है, विवेचक b² - 4ac, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले b का वैल्यू पुटअप करो। b का वैल्यू कितना है, -1, राइट डाउन, -1 का क्या है स्क्वायर, फिर यहाँ पे है -4 इंटू a का वैल्यू कितना लिया है 2, फिर है c का वैल्यू कितना लिया है 2, क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर, देखो ऐसा -1 स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। किसी भी माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस आता है। यहाँ लिखिए 1, ये हो गया -4 2 जा 8, 2 जा 16, है ना, ये +1, ये -16। तो जब इस प्रकार से प्लस और माइनस दोनों अपोजिट चिन्ह वाले हों, बीच में ब्रैकेट ना हो या मल्टीप्लाई ना हो, तो हमेशा घटता है। किसमें से कौन सी संख्या, ऑब्वियसली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या के सामने वाला। तो आप 16 में से 1 घटाइए, आएगा 15, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो आएगा माइनस। क्या हो जाएगा b² - 4ac का वैल्यू हो जाएगा -15, यही आपका विवेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ब जो है उसका सेकंड क्वेश्चन है। लिखा है अंकगणित श्रृंखला 7 13 19 25 ... का 19वां पद ज्ञात करो। ठीक है, इसमें जो अंकगणित श्रृंखला दिया हुआ है 7 13 19 25, इसको जो 19 टर्म हमें निकालना है, ये सवाल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, जिसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया है श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपए का निवेश किया है।
₹5 वाले अंकित मूल्य वाले शेयर्स ₹20 के अधिमूल्य पर खरीदे हैं तो उन्हें कुल कितने शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, हल करना है। पहले क्या क्या दिया देखो और कोशिश करो समझने के लिए। क्या बोलता है, कहता है श्रीमती देशपांडे ने ₹20,000 का निवेश किया है। शेयर खरीदने के लिए उन्होंने ₹20,000 लगाया है, निवेश किया है, और एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दिया है, ₹5। और कहता है ₹20 के अधिमूल्य पर खरीदा। जब शेयर का अंकित मूल्य ₹5 था, लेकिन बाजार मूल्य जो है बढ़ गया, ₹20 अधिक मूल्य से खरीदा, मतलब 5 और 20, एक शेयर ₹25 का उन्होंने खरीदा, तो उन्हें कुल कितने शेयर्स मिलेंगे। तो क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर। पहले जो गिवन लिखता है वो लिखो। गिवन मतलब क्या दिया है, कहता है देशपांडे ने जो निवेश किया है, लिखा है कुल निवेश कितना किया उन्होंने, कुल निवेश किया है ₹20,000, है ना। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, ₹5, और ₹20 के अधिमूल्य पर खरीदा है। शेयर का जो अधिमूल्य है वो दिया हुआ है ₹20। तो क्या पूछा है, कुल कितने शेयर्स मिलेंगे ना, कुल कितने शेयर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो ₹20,000 लगा रही हैं और एक शेयर का जो बाजार मूल्य है वो कितना है। ओके, यहाँ देखो, लिखो बाजार मूल्य किसका, एक शेयर का है, एक शेयर का, एक शेयर का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, जो अंकित मूल्य था और जो ज्यादा मिल रहा है उन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अर्थात अंकित मूल्य प्लस, अंकित मूल्य प्लस कितने ज्यादा मिल रहा है, अधिमूल्य कितना है, ₹20। तो यहां लिखो अधि मूल्य, तो हो गया 5 + 20 हो गया ₹25। मतलब एक शेयर का जो बाजार मूल्य है वो हो गया ₹25। मतलब मार्केट वैल्यू एक शेयर का है 25, एक शेयर उन्होंने ₹25 का उनको मिल रहा है, तो कुल कितना पैसा लगा रही हैं, ₹20,000 लगा, तो कितना शेयर मिलेगा। यहाँ लिखो कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या बराबर हो जाएगा उन्होंने कितना निवेश किया, कुल निवेश, कुल निवेश, उसके बाद आएगा एक शेयर का बाजार मूल्य। ठीक है, एक शेयर का बाजार मूल्य कुछ ऐसा है। देखिए मान लीजिए आपके पास ₹500 है, और मार्केट जाते हो, आप एक छतरी खरीदते हो, एक छाता खरीदते हो ₹100 का, आपके पास कुल कितना है, ₹500 है। एक छाता कितने में खरीदते हो, ₹100 में खरीदते हो, तो आपको कितनी छाता मिलेंगी, आप काटो, आपको आएगा यहाँ पर 5 छाता मिलेंगी। सेम यही भी है, कुल निवेश जैसे हमने 500 लिया था, यहाँ पर कुल निवेश है 20,000, कुल निवेश बटे एक शेयर का बाजार मूल्य, यहाँ पे है कुल अमाउंट, कुल रुपए बटे एक छतरी का मूल्य, यहाँ एक शेयर का बाजार मूल्य, कितना छतरी मिला, कितना छाता मिला, 5, तो कुल शेयरों की संख्या कितनी आएगी, ये हमें निकालना है। इस प्रकार जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आपको एकदम इजीली आ जाएगा। कैसे करोगे आगे, कुल निवेश, कुल निवेश कितना किया है यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, ₹20,000, लिखो 20,000 डिवाइड बाय एक शेयर का बाजार मूल्य देखो हमने लिखा है ₹25 ना। अब इसको काट डालिए, कटता है तो इसको काटिए, इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब इकाई के स्थान पे 0 है, 5 रहे तो 5 से भाग जाता है, तो हम 5 ही करते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वापस काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 1 2,
ठीक है, कितना है आंसर? नेक्स्ट देखिए, आंसर आया है 800। तो कितने शेयर्स मिलेंगे श्रीमती देशपांडे को? इसीलिए श्रीमती देशपांडे को कुल 800 शेयर मिलेंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसके आगे वाला यदि आप प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर अधूरा प्रिंटिंग है, पूरी तरह से नहीं दिया है। हर स्कूल इसको अलग अलग क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किया होगा, तो इसको मैं नहीं करवाता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें दिया है एक बक्से में 5 लाल पेन है, 5 नीली पेन है और 3 हरी पेन है। यादृच्छिक पद्धति से ऋतुजा को एक पेन निकालना है और उस पेन की नीला होने की हमें संभाव्यता निकालना है। ये वाला सवाल भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन के मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आपके यहाँ पर सराव प्रश्न पत्र संच 1 का पेपर सॉल्व कर दिया है। इसको आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। बार बार इस प्रकार के सवाल आपको आते जाएंगे। अगला वाला प्रश्न संच में इस प्रकार के सवाल करके जाओगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको करते रहिए। 3 नंबर, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा और 5वां, ये मैं दूसरे वाले वीडियो में बनाऊंगा, अन्यथा ये लंबा खींच जाएगा, जिसको आप बाद में आप देख सकते हो। थैंक यू, इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।